बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर फलक कादिर। आपके प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, 14 अगस्त जो कल का दिन था, हमने बहुत जोश और जज्बे के साथ स्पेंड किया। फिर उसके साथ साथ हमेशा हर 14 अगस्त पर हमारे माइंड के अंदर कुछ अज़्म होता है कि इस बार हमें ये करना है। अब हम कोविड-19 की वबा से तो निकल चुके हैं और ये आउटब्रेक जो हुआ था उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम जो है वो उससे मतलब कोप अप कर चुके हैं हम, और केसेस अब बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। पर दूसरी जानब जो है, इस बार हमने ये अज़्म किया था, सीएम ने भी हमसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हम प्लांटेशन पर बहुत एम्फेसाइज़ करें, यानी दरख्त लगाने की मुहिम पर हम बहुत गौर करें। तो हमारे इदारे, कुछ निजी इदारे, कुछ एनजीओज़, कुछ अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ साथ इंसानियत की खदमत के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। रही बात कोविड-19 की, तब भी बहुत सारे ऐसे इदारे थे जिन्होंने कोविड-19 पर कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट का शान बशाना साथ दिया। इसी तरह अब जब प्लांटेशन की बात की जाए तो उसमें भी कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने दरख्त लगाने पर बहुत एम्फेसाइज़ किया है। इसके साथ इनमें से एक इदारा जो हमेशा मुल्क की खिदमत के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और जो इस इदारे के सरबराह हैं वो भी बहुत मुहिब वतन हैं, डॉक्टर फरहान ईसा लेबॉर्ट्री ने भी इस बार जश्न आज़ादी पर प्लांटेशन पर मुहिम चलाई है और दरख्त लगाने पर बहुत एम्फेसाइज़ किया है। आज हमारे साथ ईसा लेबॉर्ट्री के दो बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो हमें आगाह भी करेंगे कि 13 अगस्त को इन्होंने जो है प्लांटेशन पर बहुत फोकस किया, और इसके साथ साथ सर्विसेज के बारे में भी बताएंगे कि डिफरेंट तरह की जो सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे मुल्क की शहरियों को, वो किस तरह ये प्रोवाइड कर रहे हैं और जश्न आज़ादी पर क्या इन्होंने स्पेशल जो है वो इवेंट्स किए हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सना नजमल, शी इज़ अ डेंटिस्ट एंड ईसा लेबॉर्ट्री के साथ ये काम कर रही हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौरीन जहरा, वो हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो भी ईसा लेबॉर्ट्री के साथ काम करिए। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम इन माय प्रोग्राम। सना, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप मुझे 14 अगस्त के बारे में बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगी बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि हम अगर फिलैंथ्रोपिस्ट से बात करें या सोशल वर्कर से बात करें या तो फिर किसी भी पॉलिटिकल पर्सन से बात करें तो हर बंदा अपने हिसाब से बात करता है, अपनी फील्ड से रेलेवेंट। तो आप 14 अगस्त से रेलेवेंट हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? हम क्या मतलब किस जज्बे के साथ हम मनाते हैं? हम वैसे तो हर साल बहुत ही जज्बे से मनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा जज्बा जो होता है ना बड़ा नेगेटिव हो जाता है। हम लोगों को टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा, जैसे कि जश्न आज़ादी के ही उससे लोगों ने जश्न तो आप बना रहे हैं एक जगह पर, लेकिन लोगों को तंग भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा लोग साउंड सिस्टम्स ये लगाना वो लगाना, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। दूसरी है कि हमारे मुल्क में इतनी सारे अभी ट्रेजिडीज़ हैं, पूरी दुनिया में इतनी ट्रेजिडीज़ हुई हैं, तो मेरे ख्याल से इस बार जश्न आज़ादी हमें मनानी तो चाहिए, लेकिन बहुत पुरसुकून तरीके से मनानी चाहिए। और आपको देखा, मैं तो बना ही रही हूँ, अभी तक बना रही हूँ जश्न आज़ादी। तो जो है जैसे कि आपको पता है कोविड-19, फिर एक प्लेन क्रैश हुआ, फिर आगे पीछे बहुत सारे हादसात हुए हैं। इन हादसात को अगर देखा जाए तो इन हादसात को देखते हुए तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से, क्योंकि इस वक्त काफ़ी सारी अमवात भी हो चुकी हैं, आपको तो पता है पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में हो चुकी हैं, तो हमें उन लोगों का भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ये है कि इस जश्न आज़ादी में, क्योंकि आपको पता है कि बीमारियाँ बहुत, पॉल्यूशन जितना बढ़ता है बीमारियाँ बढ़ती हैं, तो ईसा लेबॉर्ट्री ने इस दफ़ा एक अलग ही स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने प्लांटेशन पे ज़्यादा फोकस किया बनिस्बत इसके कि वो सजाते और उस पर ऑब्वियसली बात है, देखिए आप ग्रीन झंडियाँ अगर लगाने उस पर भी तो आप स्पेंड करें ना मनी, तो इट्स बेटर कि आप उसी झंडी लगाने की जगह वो ग्रीन वाला आप प्लांट लगा दो। इससे होता यह है कि एक तो आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो जो उसको इंटरनेशनली बढ़ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई, पर मेरे ख्याल से कोविड-19 की वजह से काफ़ी पोल्यूशन बहुत अच्छी सांस लेने का मौका मिला है कोविड-19 की वजह से। लेकिन द थिंग इज कि ये तो प्रैक्टिस नहीं है ना, थोड़े दिन कोविड-19 मतलब अल्टीमेटली इंशाल्लाह चला जाएगा, फिर हम उसी पोल्यूशन के अंदर आ जाएंगे, फिर वही इन्वायरमेंट। तो हमें इन्वायरमेंट को सही करना बहुत ज़रूरी है। झंडियाँ हम लगाते हैं, यूजुअली पूरी शहर में लगाई जाती हैं, दूसरे तीसरे दिन कचरे में पड़ी हुई होती हैं, फिक रही होती हैं। हमारा मुल्क का झंडा कचरे में पड़ा हुआ है, फिक रहा है, इधर उधर मतलब उड़ रहा है। उससे बेहतर ऐसा नहीं है कि हम रास्ते में ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कल अच्छे दरख्त बन जाएं, बड़े दरख्त बने, जहाँ राहगीर खड़े होकर थोड़ा सा अपना यह है कि रिलैक्स हो सकें
आने जाने वाले, अगर वो फ्रूट्स हैं उसमें कोई फल लगा हुआ है पौधों के अंदर, तो अब आने वाली जनरेशन के वो भी तो काम आ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें ऐसे कोई काम करें जो हमारी नेशन के काम आए। हम वो काम करते हैं जो हम ना तो हमें काम आ रहा होता है और ना ही किसी और को। ऐसा जश्न बनाएं जो जश्न बनाया भी जाए और साथ में आगे वाली कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ उसका आउटकम हो, क्योंकि हम लोग सारी वही काम, मतलब पाकिस्तानी कौम जो है वो वही काम करती है जिसमें उसको मजा आ रहा होता है, एंटरटेनमेंट फील कर रहा होता है। देखिए वक्ती मजे के लिए आप मतलब जो परमानेंट आपकी चीज जो आपको फायदा हासिल दे रही है, आपसे फायदा आप ले सकते हैं, वो अगर आप उस पर एम्फेसाइज करें तो जाहिर सी बात है हम सुधर जाएंगे। पर हम सुधरते इसीलिए नहीं है कि हम लोग, हमें ना मतलब हमारे कहीं ना कहीं हमें लोगों को तंग करना, परेशान करना, चाहे वो जश्न के तौर पे हम परेशान कर रहे हो या हम वैसे कर रहे हो, तो हम इसमें थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तो अगर हम इसी एंजॉयमेंट को ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम करें कि जिसमें एंजॉयमेंट। अच्छा सना, एज अ मतलब वॉलंटियरली यू पीपल आपने स्टार्ट किया, डॉक्टर फरहान ने ये अपने मुहिम स्टार्ट की, तो क्या आपने मतलब देखा लोगों के अंदर मोटिव क्या देखा? आपकी लेबोरेटरी के लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया जब आपने प्लांटेशन ऑब्वियसली एंजॉय किया? देखिए ना, मैं बता रही हूँ, एंजॉयमेंट के साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई ना। जैसे आपने कोई प्रोडक्टिव काम किया, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन भी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो यूजफुल है, मतलब कोई ना कोई इससे फ़ायदा तो उठाएगा। तो एक सेटिस्फेक्शन किसी भी ऐसे काम में जहाँ आपको पता हो कि आगे लोग सेटिस्फाई होंगे, आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। फिर साथ में ये कि सब एक जगह गैदर होते हैं, वो एक अलग इंजॉयमेंट होती है, गैदर हो रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहाँ तो इंजॉयमेंट तो है ही, वो पार्ट तो होता ही है। बट अगेन मैं ये कहूँगी कि सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, वही पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन होना। बिल्कुल सही कह रही हैं। नौरीन, आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताइएगा कि 14 अगस्त को आपने बहुत जोश व जज्बे के साथ ये मनाया, ईसा लेबॉर्ट्री ने, आप भी पार्ट हैं 14 अगस्त में, आपने किस तरह एंजॉय किया? एन्जॉयमेंट यही थी कि प्लांटेशन की, एंड देन पूरा फोकस किया। सब ने देखा कि हम जो है वो खाली डेकोरेशन नहीं कर रहे हैं, हम इम्प्लांटेशन कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर सना ने कहा कि ये हमारी ही नेशन के लिए है, हमें अपने लोगों के लिए काम करना है, ना कि एक जिसे कहते हैं ना कि एक बैनरिंग करनी है 14 अगस्त और हम फ्लैग्स लें अपने पूरी बिल्डिंग पे लगा दें, लाइट्स लगा दें। तो हमें क्या करना है कि हमें नॉइज़ पोल्यूशन, फायरिंग करते हैं, पता नहीं नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उसके बाद वो जो हम सब सारी चीज़ें नीचे गिर रही होती हैं, फ्लैग पाँवों में आ रहा होता है, बच्चे उसकी मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं। हाँ, कुछ फ्लैग्स पर तो वो बाकायदा हमारा कलमा लिखा हुआ होता है, कुछ पर तो ऑब्वियस सी बात है वो पैरों पे आ रहा होता है। तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही होती है, जो कि हमारे पास है भी नहीं, हम और वेस्ट कर रहे हैं उसको। तो इस तरह ये होगा कि इन फ्यूचर हमारे लिए प्लांटेशन, ग्रीनरी काम आएगी। अच्छा, प्लांटेशन के अलावा कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जो हमारे लोगों के लिए मुफीद साबित होगा? क्या आपके माइंड में क्या आता है? क्योंकि ये तो हमारे सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें दरख्त लगाने चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए। दूसरी जानिब गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है हमारे मुल्क के अंदर, और स्पेशली कराची के अंदर तो ऐसा हो गया है कि जून एंड जुलाई में तो अब बगैर एसी के तो मतलब मुश्किल हो जाता है बहुत टाइम स्पेंड करना। तो इसके अलावा क्या करना चाहिए? इसके अलावा बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं कहूँगी काउंसलिंग करनी चाहिए, बिकॉज हम जिस स्टेट में रह रहे हैं और इस वक्त जबकि कोविड-19 की सिचुएशन से हम बहुत वर्सली पास आउट हुए हैं, ठीक है, तो इस वक्त हमारे जो मेंटल स्टेट और फाइनेंशियल स्टेट वो हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, अपनी लाइफ को इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है, हर कोई इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड है। तो सबसे बेटर है कि हम काउंसलिंग करें, अवेयरनेस सेशंस हों कि हमें इस वक्त अपने आप को मेंटेन कैसे करना है, बैलेंस लाइफ कैसे लेके चलनी है, हमें और क्या क्या करना है, योगा करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, कि हम थोड़ा मेंटल पीस पे आएंगे ना तो अपने आप को एक स्मूथली रन करके चलेंगे। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे लगती है। अच्छा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास ज़्यादा जो लोग आते हैं वो मेंटल इश्यूज़ के साथ भी आते हैं, क्योंकि मेंटल स्ट्रोक है, डिफरेंट तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो स्ट्रेस की वजह से ही हो रहे होते हैं। स्ट्रेस की वजह से होते हैं, फिर हमारी फील्ड की एक तो अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि बस इट्स लाइक अ मैजिक स्टिक, कुछ मैजिक हो जाए और चीज़ें ठीक हो जाए ना। नहीं, पाकिस्तान में तो वैसे भी किसी फील्ड की भी लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं ना, वो बस एक ही लोगों को ये पता है हमारा बच्चा ये डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, बाकी सब जो है ना सब फील्ड्स बेकार हैं, किसी की कोई वर्थ नहीं है। 3-4 डिग्रीज जो है जो लोगों को नाम याद हो गए हैं बस उसी की वर्थ है और उसी का सब कुछ मतलब
समझते हैं या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, जबकि आपको पता है कि इंटरनेशनली हर डिग्री के एक वर्थ है। इवन आपकी जो सफाई करने वाले लोग होते हैं वो भी डिप्लोमा ले रहे होते हैं, आपकी कुकिंग के डिप्लोमाज हो रहे होते हैं, आपकी फैशन डिजाइनिंग के हो रहे होते हैं, और हर चीज़ की एक वर्थ होती है। यहाँ पर तो कुछ डिग्रीज को बहुत ही सर पे चढ़ा दिया गया है और कुछ को बिल्कुल ही नॉन वर्थी कर दिया, उनकी जॉब्स नहीं मिल रही होती, लोग उनको मेंटली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। इवन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए तो जब मैं अपना NTS का टेस्ट दे रही थी और मुझे था कि अगर लेट्स सपोज इफ आई विल नॉट गेट एडमिशन मेडिकल सो आई विल गो इन द फिजियोथेरेपिस्ट, सो बहुत सारे लोग इवन डॉक्टर हजरात जो बाकायदा लोग पढ़े लिखे डॉक्टर MBBS, मालिश ही बनोगी क्या? एग्जैक्टली, द वर्ड इज रियली रॉन्ग, द कॉन्सेप्ट ज्यादा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है मुझे लगता नहीं, आज से मैं अगर अपनी ग्रेजुएशन की बात करूं 2013 सॉरी इंटर में मैंने किया है 2013 में, तो उस वक्त जो है मतलब कोई इतना पुराना दौर तो नहीं है, तभी मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ कि वो ये कहते थे कि क्या मालिश ही बनना है, मतलब क्या एक 5 साल की डिग्री को आप क्या समझ रहे हो? बिल्कुल ही, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। था जो है उसमें भी जो स्पीच दी थी एक डॉक्टर ने आके, मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे याद है उनका नाम, सो उन्होंने भी यही कहा था कि फिजियोथेरेपी की फील्ड को ना मालेशिया टीम बोला थी जो बोला जाता है, लेकिन जो है वहाँ पाकिस्तान में हमारी इतनी वर्थ नहीं है, तो आप लोग काम करें ना, इस पर वर्थ लेकर आए। ये सारी चीज़ें हैं, मेंटल स्ट्रेस से लोग गुजरते हैं। और दूसरी बात ये होती है फिजियोथेरेपी की वर्थ इसलिए भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकली ट्रीट नहीं की जा सकती, जिसकी ऑपरेशन मतलब प्रोहिबिटेड होते हैं या उसका आउटकम नहीं निकलता आफ्टर द सर्जरीज, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट की जानिब जाते हैं और फिर स्ट्रोक के, और उसमें रिकवरी होते हुए भी देखा है और बाकायदा अच्छे रिजल्ट्स देखे। पार्किंसंस के पेशेंट्स को ऑब्वियसली बात है, जब तक आपको एक्सपर्टीज नहीं होंगी अपनी फील्ड में तो फिर कैसे? डॉक्टर सना जरा आप अपना बताइएगा कि डेंटिस्ट्री की क्या बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से तो यहाँ पर जब मैं डेंटिस्ट्री की फील्ड में आई ना तो मुझे लोग दंदान साज बोलते थे। हाँ यही बात है ना, मतलब ऐसा इतना ज्यादा आपको वो कर दिया जाता है, लेकिन मैंने सप्रेस कर दिया जाता है। सोचा हुआ था कि मैं जो है ना इस चीज़ को अपने एंड पे प्रमोट करने की कोशिश करूंगी, और जो मैं लास्ट लाइक 9 इयर्स से मैं कर रही हूँ, आपने देखा होगा काफ़ी शोज़ पे, काफ़ी जगहों पे मैं चाहती हूँ कि डेंटिस्ट्री प्रमोट हो, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ डॉक्टर है, दांत में भी दर्द हो उसके पास जाओ, पेट में भी दर्द हो उसके पास जाओ, कान में दर्द हो तब भी उसके पास जाओ, बाकी चीज़ों को। डॉक्टर सना जरा बताएं ना हमारे अवाम को, ये BDS जो आपने 4 साल का BDS पास आउट किया है, ये कितना मुश्किल था? कितनी रातों की नींदें आपने मेरी कितनी रातों की नींदें, बहुत ज़्यादा, 2 घंटे सोते थे हम एग्जामिनेशंस के अंदर, वो भी इसलिए क्योंकि वो सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, बाकी 22 आवर्स कंटिन्यूस स्टडी। और फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता था कि हमारा, आपको पता है फर्स्ट ईयर जो है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 years ऑफ MBBS, तो आप जब मैं पहला साल हम पढ़ रहे होते हैं वो इतना डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें हमें फर्स्ट ईयर MBBS पढ़ना है और सेकंड ईयर MBBS भी पढ़ना है, विद एडिशनल हमारा जो डेंटिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो भी होता है। तो हम कभी कभी सोचते थे कि एनाटॉमी फिजियो से हमारा क्या ताल्लुक, आपको पता है सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता था कि मतलब हम ये क्यों कर रहे हैं, बट वो भी करना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मसला ये है ना कि हमारे यहाँ पर लोगों ने वर्थ ही ऐसी बना दी है डिग्रीज की, हाँ। कि सिर्फ एक ही डिग्री को उन्होंने बहुत सुपीरियर करके और बाकी और सब चीज़ों को बिल्कुल इन्फीरियर कर दिया गया है, जबकि आपको पता है कि इंटरनेशनली एक नर्स की भी बहुत वर्थ है और इवन के सैलरीज के पैकेजेस जो है हर बंदे को नर्स के ज़्यादा है, मैंने सुना बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका काम ज़्यादा होता है, फिजिकली दे डू वर्क अ लॉट। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ओहदों पे फाइज लोग हैं, उनका ही प्रॉब्लम ये कि वही किसी को आगे नहीं आने देते। इशू ये है, वही कहते हैं कि भाई डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट है, डॉक्टर थोड़ी है, फिजियोथेरेपिस्ट तो फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर थोड़ी है। हम सिर्फ डॉक्टर से, बाकी सारे जो है ना फजूल में 5 साल जाया करके आ गए। बड़े मजे की बात ये वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, जब हमने सोचा कि किसी बहुत बड़े उस पर आने वाले हैं बहुत, तो हमने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब सारे डेंटिस्ट ने बहुत सपोर्ट किया, ये सोच के कि जब ये आएंगे किसी बड़े ओहदे के ऊपर तो जाहिर सी बात है हमारे लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छे इकदाम होंगे ना, डेंटिस्ट के लिए कुछ होगा। तो सब ने उनको प्रमोट भी कर दिया, सब कुछ हुआ और वो भूल गए, उनको याद ही नहीं क्या वो किसी जमाने में कोई अब मैं आपको नाम कोट नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, देख के जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे जश्न आज़ादी पर, इसके साथ साथ हमारे साथ दो माहिर लोग भी मौजूद हैं, एक डेंटिस्ट है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है। उनकी फील्ड से रेलेवेंट भी बात कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या इंपॉर्टेंस है और हमें माशरे में किस तरह एक्सेप्ट किया जा रहा है। दूसरी जानब मैं आपको बताती चलूँ कि ईसा लेबॉर्ट्री ने बहुत जोश और जज्बे के साथ 14 अगस्त को जो है वो इंजॉय किया है, मनाया है। तो अभी एक क्लिप भी दिखाते हैं कि किस तरह 14 अगस्त को डॉक्टर ईसा ने इनिशिएटिव्स लिए थे प्लांटेशन से रेलेवेंट, और किस तरह जो है मतलब खुशी के साथ मनाया है। मेरी टीम आपको भी दिखाएगी स्क्रीन पर कि किस तरह जो है मुहिम का आगाज़ किया गया, कैसे जो है वो वॉक किया गया, और 14 अगस्त को ईसा लेबॉर्ट्री ने किस तरह मनाया। ये यौम आज़ादी 14 अगस्त की खातिर कर रहे हैं और एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हमारा मुल्क है तो हम सब हैं, और साथ साथ एक शजरकारी मुहिम भी है जिसको हम लगाएंगे। और डॉक्टर ईसा लैब हमेशा पहल करती है और हम यही चाहते हैं कि एक मूवमेंट की तौर पे हम काम करें, क्योंकि अब पाकिस्तान का वक्त आ गया है कि वो दुनिया में वो मुकाम हासिल करे जो उसका हक़ है। देखें, ईसा लेबॉर्ट्री के हवाले से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में शहर के अंदर समाजी बहबूद के हवाले से एक्टिविटीज़ हो, या जश्न आज़ादी और वो जोश और जज्बा जो कि पाकिस्तानियों में मौजूद होना चाहिए उसको उजागर करने के मामलात हों, आज हम इस वॉक में मौजूद हैं। ये सिम्बॉलिक है जहाँ पर हर अफकार और ख़यालात और मुख्तलिफ वाबस्तगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। एक प्लेटफॉर्म है ईसा लेबॉर्ट्री जो कि कराची वालों के लिए नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों के लिए एक सिम्बॉलिक मॉडल है। तमाम अहले वतन को मेरी जानिब से और ईसा लेबॉर्ट्री के प्लेटफॉर्म से जश्न आज़ादी मुबारक। कॉर्पोरेट मैनेजर हूँ डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्रीज़ में, और मेरा ये पहला साल है इन लोगों के साथ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इन लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे वॉक रखी है और 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री ने 14 अगस्त के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है अनाउंस किया है। यहाँ हम बहुत अच्छे डॉक्टर फरहान ईसा जो हैं वो काफ़ी हम सब के साथ घुल मिल गए हैं। 14 अगस्त हम सबको मनाना चाहिए, बल्कि हमें नहीं, जो बेचारे विलेज होटल स्कूल माँ रहते हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस चीज़ को मनाएं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हम लोग जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के साथ साथ हम प्लांटेशन भी कर रहे हैं ताकि हमारा पाकिस्तान ग्रीनरी रहे, अच्छा रहे। जब हम लोग प्लांटेशन करते हैं हर साल तो इससे क्या होता है, हम लोग को हवाएं मिलते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से हम आज़ादी वॉक भी कर रहे हैं, प्लांटेशन भी कर रहे हैं, उसको जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, ख़वातीनों को प्रमोट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्होंने सेलिब्रेट किया और मुहिब वतन होने का सबूत दिया कि किस तरह इन्होंने जो है वो 14 अगस्त को बहुत अच्छे तरीके से एक खूबसूरत मैसेज के साथ जो है वो डिलीवर किया। हमें बताया कि प्लांटेशन कितनी इम्पॉर्टेंस रखती है, और जिस तरह दरख्त काटे जा रहे हैं इंटरनेशनली, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करी मैं, पूरी दुनिया के अंदर हम पौधों के से हम बहुत सारी चीज़ें, पेपर्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती है, तो उसकी वजह से रिडक्शन हो रही है प्लांटेशन की, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह के एनवायरमेंटल इशूज़ आ रहे हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ रही है और फिर बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। सना, आप बताइएगा कि कौन कौन से चीफ गेस्ट थे आप लोग के साथ जब आप लोगों ने ये अटेंड किया, और कौन कौन लोगों ने आकर आपका मोराल भी अप किया? हमारे साथ मुराद सोनी साहब थे, डिप्टी चेयरमैन CPLC, और साथ में रेहान हाशमी साहब थे, आप तो जानते हैं उनको जी। तो उन्होंने आके हमारा थोड़ा मोराल अप किया। ठीक है। और बाकी बहुत सारे चीफ गेस्ट थे वहाँ पे, मीडिया इंडस्ट्री से काफ़ी लोग थे, सोशल एक्टिविटिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे। आपको तो पता है ईसा लैब का जब कोई इवेंट होता है तो हमारे साथ सपोर्टिंग तो बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग हमें, क्योंकि फरहान ईसा इटसेल्फ खुद बहुत सोशल और बहुत इस तरह के हर किसी के साथ उनकी
कॉल पे तो हर कोई वो दूसरों की बहुत हेल्प कर रहे होते हैं ना, जब कोई Exactly. इवेंट स्टार्ट हो रहा होता है, कोई चीज, कोई इनिशिएटिव ले रहे होते हैं, तो सर अपनी हमेशा बिजीएस्ट लाइफ में से बिल्कुल, वो बहुत टाइम निकालते हैं हर इवेंट, ये हर इंसान के अंदर ये कमाल नहीं होता हर कि वो अपने इंसान बिजनेस को भी देख रहा हो और साथ बिल्कुल साथ बिल्कुल। सोशल एक्टिविटीज। लेकिन जो भी ऐसा कोई वो इवेंट हो रहा होता है जहाँ पे कोई प्रोडक्टिव काम हो रहा होता है, तो हमारे जो सर हैं वो लाजमी वहाँ पे अटेंड करते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा उनकी बिजी लाइफ है, बट उनको ये होता है कि वो अपना जो है वो अपना वो पूरा दें। यानी अपना मतलब अपनी तरफ से जो है उन्होंने 100% देना होता है। सही। नौरीन, आपकी जानिब आऊँगी, थोड़ा हम मेडिकल से रेलेवेंट भी बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी में होता ये कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पर, तो आपने बताया कि इतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत देर के बाद लोगों को पता चलता है, वो भी सिर्फ जोड़ों की बीमारी के लिए जाते हैं कि बस हमने टांगों को ठीक करना, वो भी इसलिए कि उनको ऑपरेशन नहीं कराना। इस वजह से वो ऑल्टरनेटिव देख रहे होते हैं कि हाँ चले फिजियोथेरेपिस्ट से शायद कुछ आउटकम निकल रहा है, कंसल्टेंट उनको कह रहा होता है, उसको एम्फेसाइज कर रहा होता है, यू नीड टू डू योर फिजियोथेरेपी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि क्या क्या जो है वो बीमारियाँ, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें फिजियोथेरेपी की एक बहुत अच्छी लाइक आउटकम उसका बहुत अच्छा निकलता है और वो पूरी बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है? कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। जॉइंट्स की जितनी भी डिजीज़ है ना, चाहे वो OA नी हो गया या जो भी जॉइंट्स की डिजीज़ है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। बैक पेन हो गया है, आपको सर्वाइकल, मोस्ट कॉमन सर्वाइकल जिसे कहते हैं, सर्वाइकल पेन ना बैठने से हो जाता है। इवन के फिजियोथेरेपी की फील्ड में डिजीनेस की भी रिहेबिलिटेशन होती है कि अगर किसी बंदे को चक्कर आ रहा है तो हम उसको थेरेपी के थ्रू उसके चक्कर को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके अगर BPP बन गया है तो हम उसको मूव करवा सकते हैं ड्यू टू आर थेरेपी, बट लैक ऑफ ड्यू टू। देखिए ना, वही बात है कि इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इनकरेज नहीं किया जाता, डिस्करेज किया जाता है सामने। फिर वही बात है, जो लोग ओहदों पर फायज है, जो बड़े बड़े सर्जन बन जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, फिर वो कहते हैं फिजियोथेरेपी, हाँ फिजियोथेरेपी, मतलब इतना लीनियंट लेते हैं कि मतलब बस मतलब नहीं, वो बात डॉक्टर की भी नहीं है, वो ऐसे लेते हैं कि बस फिजियोथेरेपी तो भाई, क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ पर टेक्नीशियंस इसके सब्स्टिट्यूट में आ गए हैं, जो मैट्रिक करके 1 साल का टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर लिया, तो फिर लोगों ने इसलिए भी इसको नॉन वर्थी बना लिया है कि एक डिग्री का और एक डिप्लोमा का मतलब वो कर दिया, कंपैरिजन कर लिया है। तो उस वजह से भी सर डेंटिस्ट्री के लिए बताइएगा कि डेंटिस्ट्री में भी तो टेक्नीशियन के कोर्सेस हो रहे होते हैं और फिर वही टेक्नीशियन जो है वो क्लिनिक ओपन कर लेते हैं और माल प्रैक्टिस हो रही होती है। एक्चुअली पता है क्या होता है, टेक्नीशियंस की जरूरत भी होती है, जाहिर सी बात है, लैब टेक्नीशियंस हैं या टेक्नीशियंस का सब्स्टिट्यूट हम जैसे फिजियोथेरेपी डॉक्टर, लेकिन फील्ड है उसमें आप नहीं ऑल्टरनेटिव उसका ले सकते। हर फील्ड की ना एक रिस्ट्रिक्शन है। बिल्कुल, जैसे अगर कोई नर्स है तो उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, अगर कोई पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर तो टेक्नीशियन इंट्यूबेशन कर रहा होता है, यहाँ टेक्नीशियन जो है वो ऑपरेशंस कर रहा होता है, यहाँ पर मतलब वो लाइंस पास कर रहा होता है जो इंटरनेशनली सिर्फ एक सर्जन को अलाउड होता है। आपको पता है मिडवाइफरी में जो है वो गायनी के सारे प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि मिडवाइफ्स हैं लेकिन वो गायनी के प्रोसीजर्स कर रही होती हैं। तो ये तो हमारे यहाँ है ना, ये तो आप इसको, और ये चीज़ मुझे लगता है ख़त्म भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक अपर लेवल से ख़त्म नहीं होगी जब तक नहीं जा सकते। अब क्वैकरी जो है वो हर कोई चिल्ला रहा है, हर कुछ। अब कोविड के पीछे लोग इतना भाग रहे थे, मतलब जो बात है कि कोविड-19 कोविड में काम मत करो, ये ना करो, वो ना करो। अब अभी देखें कि अच्छा कोविड की वजह से आपने क्लिनिक्स बंद, ये बैन कर रहे हैं, वो बैन कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्वैकरी को बैन करें आप देखिए ना, क्वैकरी की वजह से हेपेटाइटिस B, C, HIV, उससे ज़्यादा खतरनाक कोई बीमारी है? कोविड इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, आप इसको HIV से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना एनी केस। तो HIV को आपने कंट्रोल नहीं कर रहे आप, ठीक है, HIV आप बढ़ा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड भी हम लोगों ने, मैं सच बता रही हूँ कि अगर कोविड में चाइना में जितना उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए और जिस तरह उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की तो दुनिया को एक सबक मिला, तो पाकिस्तान तभी इतना ज़्यादा अलर्ट हुआ कि हाँ हम भी चाइना की जगह। पर अगर आपको एक सच बात बताऊं, अगर चाइना में ये डिजीज डायग्नोज ना होती ना तो हमें पता भी नहीं चलता कौन सा कोविड था, आगे चला गया, पता ही नहीं चलता कि किस वजह से पढ़ना भी नहीं था उसको। बुक में ना बस एक 2 कोटेड लाइन थी, इट्स अ कोरोना वायरस, उसके अलावा हमें पता ही नहीं था और हमें पता चलता भी नहीं। आपको मैं बताऊं, इनिशियली जब कोविड आया ना तो इट्स अराउंड लाइक फरवरी लास्ट था और मार्च की स्टार्टिंग थी। तो बीइंग अ डेंटिस्ट, हालांकि हम लोगों को स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स और क्लीनिंग हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स बहुत एक्स्ट्रा सिखाए जाते हैं। सांस की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आप लोग एक्सपोज होते हैं, क्योंकि आप लोग का तो काम ही बहुत ज़्यादा क्लोज टू द पेशेंट है। तो
तब भी तो आपको स्टेलाइजेशन प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं ना, बिकॉज एयरबॉर्न जो भी एयरबॉर्न डिजीज है वो तो आपको सबसे पहले आपको लग रही होती है, तो हमें मास्क पहनने की प्रैक्टिस या ग्लव्स पहनने की प्रैक्टिस या गाउन पहनने की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी हमारी, मतलब हम जब स्टार्टिंग ऑफ तो बिल्कुल ही बंद कर दिया डेंटिस्ट्री का, तो सबसे पहले आपने बंद किया था। बिल्कुल डेंटिस्ट्री का सबसे पहले बंद हुआ था हमारा, और ENTs भी बंद हो गए थे, बेसिकली ENTs भी बंद हुए थे। बट बाय द टाइम हमने क्या, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है ना, मैं ये बात हमेशा बोल रही थी कि एक फील्ड में खड़े हो गए जाके काम करने के लिए, सही है, एक जंग हो रही है, जंग में खड़े में हमारे पास हथियार ही नहीं है, तो मतलब वो वाली हाल थी। तो इसलिए आपने देखा डॉक्टर्स की अमवात कितनी हुई है, कितने लोग, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था ना, SOPs का नहीं पता, SOPs का नहीं पता था, उनको स्टेलाइजेशन टेक्निक्स का नहीं पता, कभी मतलब हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा कोई डिजीज आएगा जिसकी वजह से हमें करना पड़ेगा। और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स को इतना ज़्यादा जो है वो बुरा बोला जाता है, उनकी बुलिंग की जाती है, लेकिन कोविड-19 में एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, उसके बाद फिर और मजीद बात करेंगे फील्ड से रेलेवेंट भी, और ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से एक मतलब सॉन्ग भी इन्होंने रिलीज़ किया है, उसको भी आपको बताएंगे कि कैसे मुल्क के लिए उन्होंने पैट्रियोटिक तरीके से एक सॉन्ग क्रिएट किया है। ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि ईसा लेबॉर्ट्री की तरफ से एक 14 अगस्त पर एक सॉन्ग और शजरकारी के लिए रिलीज़ किया गया था। ज़रा उसकी जानिब चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह इन्होंने एक मुल्क की खिदमत के लिए एक सॉन्ग को पेश किया है। बहुत खूबसूरत तरीके से जो है मुहिब वतन का इजहार किया गया और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मतलब इन्होंने मनाया और इस चीज़ का जो है वो मतलब प्रूफ दिया कि बहुत ज़्यादा इनको मुल्क से प्यार है। अच्छा सना, ज़रा बताइएगा, आप भी शामिल थी ये सारे प्रोसीजर में और मतलब इस तरह आप पेश रही थी, तो क्या महसूस हो रहा था उस वक्त? क्योंकि जब हम लोग, मैं खुद भी जब कोई सॉन्ग सुन रही होती हूँ जो पाकिस्तान के लिए गाया गया हो, या फिर आप जब कौमी तराना सुन रहे हो, तो क्या अंदर से पाकिस्तानी जागता है? बिल्कुल बिल्कुल अंदर से पाकिस्तानी जागता है। और स्पेशली जब आप मुल्क से बाहर होते हैं ना, जब कभी आप मुल्क से बाहर हैं, तब अगर आप सुनते हैं ना तो आपको अपनी सी एक फीलिंग आने लग जाती है। आपका अंदर का जो एक प्यार होता है ना मुल्क के लिए, वो वाकई निकलता है। वैसे हम बहुत ज्यादा बोल रहे होते हैं यार इस मुल्क में लाइट नहीं है, ये देखो कचरा पड़ा हुआ है, ये देखो मुल्क कैसा है, ये मुल्क कितना गंदा है, और बोलता है। लेकिन ना एक्चुअली क्या होता है कि जब आप मुल्क से बाहर होते हैं, एक जब आप में बड़ी फीलिंग आती है, जब आप नेशनल एंथम सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हमारा कहीं ना कहीं कोई पहचान है। यूजुअली ऐसा मिडिल ईस्ट में होता है, क्योंकि वो लोग तो हमें मानते ही नहीं है ना, मिडिल ईस्ट वाले तो कुछ आपको वीज़ा वगैरह कुछ देते ही नहीं है ना, सिटीजनशिप देते हैं, तो वहाँ तो आप पाकिस्तानी के ही नाम से जाने जा रहे होते हैं। और फिर ये होता है कि ऐसे इवेंट्स में जाने के बाद तो थोड़ी सी ऐसी अच्छी फीलिंग आ ही रही होती है, क्योंकि एक तो आपको लग रहा होता है आप कुछ कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। और अगर आप किसी फील्ड में, जैसे कि आज मैं आपको बता रही हूँ जिस पोजीशन में हम लोग काम, डॉक्टर्स जिस पोजीशन में भी काम कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जब से मेडिकल स्टार्ट हुआ है, जब से ऐसा एक्सपीरियंस गुजरा ही नहीं लाइफ में कि जहां आपको लगे कि आप मुल्क के लिए, कौम के लिए और इंसानियत के लिए कहीं। जब हमने कोविड-19 में जाके और जब उसमें जाके अंदर डूब के काम किया है, तभी पता चला है कि शायद मेडिकल कोई फील्ड है और कोई जानता है इनको, इनके लिए व्हाइट झंडे लहराए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ना उस पोजीशन में मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ वाकई में ना आप कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता था जैसे आप सॉर्ट ऑफ आप कोई वॉरियर हैं और आपको पता है कि आप मर जाएंगे या आपको पता है कि आपको कुछ हो जाएगा। यूजुअली मुझे लोग कॉल करके मना कर रहे होते थे कि तुम काम पे मत जाओ, तुम काम मत करो, तो मैं लोगों को कन्विंस करती थी कि यार मैं डॉक्टर हूँ। तो वो मुझे कहते थे तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डेंटिस्ट हो। मैंने कहा इन एनी केस दांत के दर्द से भी तो मरीज आ ही रहा है ना मेरे क्लिनिक पे, जो बेचारा अच्छा डेंटल इमरजेंसीज भी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। कितनी इमरजेंसीज, तो अब इमरजेंसीज में आप कितना डिले ऑफ करेंगे? 15 डेज आपने, चलो एक पीछे से प्रेशर था, गवर्नमेंट प्रेशर भी था कि भाई
डेंटिस्ट्री को बंद करें क्योंकि आप फैला रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ख़त्म करें, उन्होंने कहा आपकी वजह से फैलने का खतरा है तो आप बंद करें। 15-16 डेज आप क्लोज करने के बाद जब हम वापस अपनी फील्ड पर आए उस वक्त भी बहुत ज़्यादा, और एकदम से जो ईद के बाद कोविड का जो हाल हुआ है उस पोजीशन में काम करना, तो वहाँ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ एक तो पेट्रियोटिज्म भी नज़र आ रहा था और फिर ऐसे बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, आपको ऐसा लग रहा था कि आप वाकई इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी फीलिंग मुझे लगता है अपनी पूरी फील्ड में मुझे पहली दफ़ा ऐसी फीलिंग आई है। सही कह रही हैं। अच्छा, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि फिजियोथेरेपी को तो कभी इमरजेंसी माना ही नहीं गया है, और वही बात है कि इसको तो सिर्फ एक एडिशनली एक होता है ना क्या, आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको टेस्टर और या ये स्टार्टर दे दिया जाता है, तो वो स्टार्टर वाला या फिर इस तरह का जो सब साइड पर कोई फील्ड है, हाँ इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। तो कोविड-19 में कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बिल्कुल बंद कर दिया था आपकी फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट से? चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, बिल्कुल बंद नहीं किया था, फुल SOPs और प्रोटोकॉल्स के साथ। पर लोग आ रहे थे, डरते जो डर रहे थे वो आ रहे थे, लेकिन जिनको डॉक्टर्स भेज रहे थे या जिनको खुद से था कि नहीं हमें सिर्फ फिजियोथेरेपी से आराम मिलता है, दवा से हमें नुकसान होता है, जो इस तरह की ओल्डर एज पीपल होते हैं ना, वो आ रहे थे। और पता है आपको कि कोविड-19 में जो मेन रोल था वो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर का ही था, बिकॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती है। यस, जो कोविड के वार्ड्स में बेसिकली जो वहाँ पे अच्छा, वहाँ पर अपॉइंटेड तो थे। फिजियोथेरेपिस्ट को प्रोहिबिटेड किया गया है कि एक्स्ट्रा लोगों को बुलाना ही नहीं है कोविड नहीं, के वार्ड्स में। हमारा ही काम था, हमें पोस्टल ड्रेनेज करनी थी वहाँ पे, हमें उनको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बतानी थी, तो वो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ना उसको फॉलो करते हुए जो कोविड के वार्ड्स में उस वक्त काम कर रहे थे जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स हैं, तो वो मेन रोल उन्हीं का था कि वो मुझे यहाँ तक पता है कि 4 से 5 दफ़ा मतलब 4 to 5 टाइम्स वो एक क्रिटिकल पेशेंट के पास ICU में जा रहे हैं जो वेंट पे है, और उसको पोस्टल ड्रेनेज और एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं बाय सेल्फ, जिससे उठा भी नहीं जा रहा, बैठा भी नहीं जा रहा। तो फिजियोथेरेपी का रोल कोविड में बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा था। तो ये बहुत एक चीज़ है, और वैसे भी फिजियोथेरेपी का बहुत रोल है। पोस्ट रिहैब सर्जरीज होती हैं कि सर्जरी से पहले होती है, प्री रिहैब होती है, सर्जरी से पहले हो गई, सर्जरी के बाद हो गई, इस तरह से होता है। और स्ट्रोक का पेशेंट जो होता है ना उसकी तो कैटेगरीज वाइज हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं कि जब वो इंटर हुआ इमरजेंसी में कि उस वक्त उसका कौन सा फेस है, उसके बाद जब वो एक अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में रह रहा है उस वक्त कौन सा है, जब वो घर चला गया उस वक्त, अब जब वो रिकवर हो गया तो अब वो अपनी लाइफ कैसे जो है वो आगे लेके चले, हम उसको सारी चीज़ें बताते हैं। किसी का फ्रैक्चर हो गया है या किसी के साथ इस तरह से हो गया है कि उसकी जो है टांग टूट गई है या व्हाटसोएवर, बहुत कुछ होता है। अच्छा, हमें ये बोला जाता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना आप उन लोगों से मिल रहे हैं कि जिनको नहीं पता मेडिकल टर्म्स ना, तो आप वैसे टर्म्स यूज़ करें जो कि लोग यूज टू हों। दैट्स वाई मैं वो टर्म्स यूज़ करी हूँ जो लोगों की यहाँ पे देख रहे हैं, कॉमन पीपल देख रहे हैं ना हमें, तो इसीलिए कि तो हमारी अवेयरनेस फील्ड में बिल्कुल भी नहीं। लोग आते कहते हैं हमें डॉक्टर ने फर्स्ट वीक का मतलब एक वीक का बोला है। देखें, मसला ये हुए हमारी थोड़ी एजुकेशन में प्रॉब्लम है कि हमें जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर या फिर 9 मैट्रिक के अंदर हमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर मेरे ख्याल से मेडिकल का एक पार्ट होना चाहिए और इम्पोर्टेंस उसकी बतानी चाहिए कि लोगों को हार्ट अटैक का पता होना चाहिए कि इनिशियली कैसे हो रहा है, स्ट्रोक का पता होना चाहिए, उसमें आपके HP का जब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं, मैं तो कहती हूँ हर बंदे को पता होना चाहिए ताकि आप इनिशियली उसको पकड़ लें। अब होता यह है कि हमारा ये जो सिस्टम बना हुआ है ना कोर्सेज का, अब इंटरनेशनली अगर आप देखें ना तो हर छोटे बच्चे को भी CPR करना आता है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर बिल्कुल CPR करना नहीं आता। अगर कोई किसी की जान बचाने जाता भी है तो बल्कि और उसको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है एक्सीडेंट जब होता है तो आप कहते हैं ना कि आपको सर्वाइकल का बड़ा ख्याल रखना होता है, आपको पेशेंट को ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है कि हो सकता है इसकी नर्व्स और मज़ीद आप डैमेज कर दो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस बाहर जो है बाहर के मुल्कों में लोगों को बचपन से सिखाई जाती है। हमारे यहाँ CPR ना होने की वजह से तो इतनी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट्स के अंदर। अगर लोगों को CPR की ट्रेनिंग हो तो वो वहीं ऑन एक्सीडेंट साइड ही उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल, तो यही बात है ना, देखिए हमारे कोर्सेज में शामिल नहीं है। आप बचपन से ही 5, 6, 7 क्लास के अंदर ही आपके साइंस के सब्जेक्ट में वो चीज़ें पढ़ाएं बच्चों को जो उनकी लाइफ टाइम में उनको काम आए। अब मैं अक्सर ही बाहर मेरे कज़न्स हैं इंटरनेशनली, कनाडा, अमेरिका के अंदर, मैं जब उनसे बात करती हूँ ना तो उनको मेडिकल, जबकि दे आर नॉन मेडिकल पीपल, बट
जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उनको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज इतनी सारी आ रही होती हैं बिल्कुल। कि मैं अमेज्ड हो जाती हूँ कि इनकी मेडिकल कितनी सॉलिड है, लाइक क्योंकि उनको कोर्स में ही पढ़ाया जाता है, उनको इतना कुछ बताया जाता है, और उनकी जो जॉब पर प्रैक्टिसेस होती हैं वहाँ पर भी इनको CPR कराना सिखाया जाता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आप कैसे लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, हम बहुत पीछे हैं, आगे जाते जाते हमें बड़ा टाइम लगेगा, बट फिर भी अगर हम कोशिश करें और हम लोग अपने बजात खुद, क्योंकि हम स्कूल्स को तो चेंज नहीं कर सकते ना, हम खुद या पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से चीज़ें सिखाएं या खुद भी सीखें तो नहीं, मैंडेटरी हो जाना चाहिए। जैसे CPR का जो कोर्स है, मुझे लगता है कि इंटर या मैट्रिक सिस्टम पे मैंडेटरी होना चाहिए है उसकी ट्रेनिंग, कि वो आपको करनी आनी चाहिए, तो तब जाके हम थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। हमने फजूल सब्जेक्ट्स तो डाले हुए हैं अपने करिकुलम के अंदर, लेकिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों में हमें बहुत लैकिंग है। तो इसकी जो वजह है ना, बेसिकली हमारा कोर्स है, कोर्स के अंदर ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए। देखिए, हमारे एजुकेशन पर कोई प्रोग्राम्स नहीं होते, हम एजुकेशन पर कभी बात नहीं करते, हमने कभी भी, हम इंटरटेनमेंट में इतने मगन हो चुके हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये जो कुछ ड्रामा सीरियल्स आ रहे होते हैं उस पर हम फोकस्ड होते हैं, हमें बच्चों को भी इंतज़ार होता है कि कल कौन सा आएगा। एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद जो ये पॉलिटिकल माइंड बन जाता है लोगों का, फिर वो वायलेंस वाला वो आ जाता है कि तशद्दुद और वो सियासत और ये ही पर्सनालिटीज़ में आता है, तो वो पढ़ाई की तरफ कहाँ ध्यान देंगे। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो बड़े काबिल हैं, हमारे बच्चे बेचारे मेहनत भी, पर उनको जाहिर सी बात है बचपन में जो सिखाया जाएगा वो जवानी में वही चीज़ नजर आएगी। इसमें ये है कि एक तो एजुकेशन सिस्टम भी है और फिर पेरेंटिंग सिस्टम भी बहुत ख़राब हो गया है, दोनों सिस्टम्स ही हमारे ख़राब है। अगर इन दोनों सिस्टम को हम करेक्ट कर लें तो शायद कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन क्योंकि उनकी ना तो होम ट्रेनिंग है और ना ही स्कूल ट्रेनिंग है, दोनों ही ट्रेनिंग्स नहीं है, वो जो ट्रेन हो रहे हैं वो खुद ही हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत मुख्तसर सा टाइम है, शॉर्ट सा एक हमारे व्यूवर्स को फिजियोथेरेपी से रेलेवेंट एक पैगाम दे दे। मैं यही मैसेज दूंगी कि फिजियोथेरेपी फील्ड जो है वो इतनी बुरी फील्ड नहीं है, इसमें नहीं बुरी नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत नहीं करते, नहीं हम इसमें कोई मालिश नहीं करते, कोई ऑयल्स यूज नहीं करते, हमारे पास इस तरह का नहीं, तो हम बेसिकली रिहैबिलिटेशन करते हैं। अगर आप नी पेन के साथ आ रहे हैं तो हम आपकी नी जॉइंट की बहुत ज्यादा जो है फिजियोथेरेपी की, अगर आप कार्डियोपल्मोनरी डिजीज के साथ आ रहे हैं तो हम आपकी कार्डिक रिहैब करेंगे। तो अब जिस भी चीज के साथ आ रहे हैं, अगर आप किसी न्यूरोलॉजिकल इशू के साथ आ रहे हैं तो हम न्यूरोलॉजिकल रिहैब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। रिसना, आप अपनी डेंटिस्ट से रिलेवेंट क्या पैगाम? मैं तो अपनी डेंटिस्ट से रिलेवेंट यही बात बोलूँगी कि भाई हम सिर्फ डेंटिस्ट नहीं है, पहली बात तो ये है क्योंकि लोग आके मुझसे जब किसी भी बीमारी के बारे में पूछते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको उनके मतलब का जवाब दे सके, नहीं दे सकते तो हम आगे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। और दूसरी, जहाँ डेंटिस्ट्री आ गई तो प्लीज़ जहाँ आप कोविड से डर गए हैं तो वहाँ HIV से भी डर जाएं और हेपेटाइटिस B और C पर भी जो है काम करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली बात है कि हर फील्ड की अपनी और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि क्वैकरी को बंद किया जाए। बिल्कुल। इसके साथ साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।